नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी भयानक त्रासदी के बारे में, एक ऐसा अकाल जिसने भारत की शक्ल ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1899 के छप्पनिया अकाल की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक राजस्थानी दोहे से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दर्द की आवाज है जो पीढ़ियों ने महसूस की है। ये दोहा बताता है कि राजस्थान के लोगों के लिए अकाल कोई अचानक आने वाली मुसीबत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पड़ोसी था जो कभी घर छोड़ के जाता ही नहीं था। तो आखिर ये अकाल इतना भयानक क्यों था? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के विशाल और सूखे थार रेगिस्तान की। देखिए, यहाँ एक पुरानी कहावत है, तीजो कुरियो आठवों काल। मतलब हर तीसरे साल सूखा और हर 8वें साल भयंकर अकाल। यहाँ की जिंदगी पूरी तरह से बस एक चीज पर टिकी थी, मॉनसून। और जब वो दगा दे जाता तो तबाही निश्चित थी। तभी तो लोग अकाल को बिन बुलाया मेहमान कहते थे, एक ऐसा मेहमान जो कभी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता था। लेकिन साल 1899 में जो हुआ वो पहले जैसा नहीं था। विक्रम संवत 1956 में पड़ा ये अकाल, जिसे इतिहास छप्पनिया अकाल के नाम से जानता है, वो कुछ और ही था। वो अब तक की सारी आपदाओं से कहीं ज्यादा भयानक था। अब जरा देखिए कि कैसे हालात बिगड़े। 1898 तक सब ठीक था, मानसून अच्छा आया। लेकिन फिर आया 1899 का साल, और मानसून आया ही नहीं। बारिश जो 45 इंच होती थी वो घटकर सिर्फ 11 इंच रह गई। और देखते देखते बस कुछ ही महीनों में ये सूखा एक महाविनाश में बदल गया, जिसे दुनिया ने द ग्रेट इंडियन फैमिन ऑफ 1899 का नाम दिया। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ खाने की कमी का मामला नहीं था। नहीं, इसे कहते थे त्रिकाल, मतलब तिहरा अकाल। पहला, अन्न का अकाल, फसलें हुई ही नहीं। दूसरा, जल का अकाल, तालाब कुएं सब सूख गए। और तीसरा, तृण का अकाल, मतलब जानवरों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं बचा। जिंदगी के जो 3 सबसे बड़े सहारे थे, अन्न, जल और चारा, वो तीनों एक साथ खत्म हो गए। और इसका असर इतना बड़ा था कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। लगभग 4.25 लाख वर्ग मील का इलाका, और 6 करोड़ लोग इसकी चपेट में थे। मतलब आज के कई देशों से भी बड़ा इलाका और आबादी। और इस पूरी तबाही का जो एपिसेंटर था, जो केंद्र था, वो था राजस्थान। जब अन्न, जल और चारा तीनों ही खत्म हो जाएं, तो इंसान क्या करे? इसके बाद जो हुआ वो कल्पना से भी परे है। लोगों के सामने बस एक ही चुनौती थी, किसी भी तरह जिंदा रहना। तो इसकी कीमत क्या थी? कीमत थी इंसानी जानें। इसको ऐसे समझिए, उस वक्त राजस्थान में हर 4 में से 1 इंसान की मौत हो गई थी। हर चौथा घर खाली हो गया था। जो लोग उस दौर से गुजरे, उनकी आप बीती रोंगटे खड़े कर देती है। स्वामी केशवानंद, जो उस वक्त वहीं थे, वो बताते हैं कि हालात इतने खराब थे कि माएं अपने बच्चों को छोड़कर जा रही थीं। लोग पेड़ों की छाल खाने को मजबूर थे, और शासन, सरकार, वो तो जैसे थी ही नहीं। जिंदा रहने की लड़ाई में इंसान किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लोगों ने कांटेदार घास के बीज खाए, बेर की गुठलियों को पीसकर उसका आटा बनाया, खेजड़ी के पेड़ की छाल उबाल कर खाई, यहाँ तक कि सांप और नेवले तक का शिकार किया गया। खबरें तो ये भी हैं कि कुछ लोगों ने अनाज के चंद दानों के लिए अपने बच्चों तक को बेच दिया, और कुछ जगहों पर तो नरभक्षण की घटनाएं भी हुईं। ये उस दौर की लाचारी की इंतहा थी। भुखमरी ने लोगों को जिस्मानी तौर पर कितना कमजोर कर दिया था, इसका एक छोटा सा लेकिन दिल दहला देने वाला सबूत मिलता है। लोग इतने कमजोर हो गए थे कि वो अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते थे। उन्हें घरों में लकड़ी के खंभे गाड़ने पड़े ताकि उनका सहारा लेकर किसी तरह खड़े हो सकें। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भी मौत थी। कवि उमरदान ने इस दर्द को अपने शब्दों में बयां किया है कि मारवाड़ के लोग, जो कभी हीरों मोतियों से भी कीमती थे, वो एक एक कौड़ी के लिए मजदूरी करने को मजबूर हो गए। सारा स्वाभिमान, सारी इज्जत भूख के आगे हार गई। और जब अपने घर में कुछ नहीं बचा तो आखिरी उम्मीद थी पलायन, मतलब अपना घर-बार, अपनी जमीन छोड़कर कहीं और चले जाना। हजारों परिवार अपने बचे खुचे मवेशियों के साथ मालवा और आगरा जैसे इलाकों की तरफ निकल पड़े, इस उम्मीद में कि शायद वहां कुछ खाना पानी मिल जाए।
लेकिन अफसोस ये सफर भी मौत का सफर बन गया। कई लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ गए, और जो पहुंच भी गए वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। तो ठीक है, ये भयानक दौर गुजरा, लेकिन इसने इतने गहरे जख्म दिए और साथ ही कुछ ऐसे सबक भी सिखाए जिन्होंने आने वाले भारत की नींव रखी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस महाविनाश के बाद क्या कुछ बदला। उस समय की बात करें तो शासकों की तरफ से जो मदद आई वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। थोड़ी बहुत राहत सिर्फ शहरों तक पहुंची। रियासतें खुद कर्ज में डूब गईं और अंग्रेजों के राहत शिविरों तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाए। और आज हमारे पास राष्ट्रीय खाद्य भंडार है, पीडीएस सिस्टम है, अकाल राहत के लिए खास कार्यक्रम है, नहरों का जाल है। ये सब कुछ उसी 56 अकाल से सीखे गए सबक का नतीजा है। और देखिए, कभी-कभी सबसे बड़ी तबाही से ही सबसे बड़े बदलाव निकलते हैं। इस अकाल के दूरगामी नतीजे हुए। पहला, मारवाड़ी डायस्पोरा। जो लोग पलायन कर गए थे, उन्होंने पूरे भारत में जाकर व्यापार शुरू किया और एक बड़ा व्यापारिक समुदाय बनाया। दूसरा, इसने हमें एक कृषि क्रांति की तरफ धकेला। भविष्य की सरकारें समझ गईं कि सिर्फ मॉनसून के भरोसे नहीं रहा जा सकता, और यहीं से हरित क्रांति और बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं की नींव पड़ी। और तीसरा, बुनियादी ढांचा। अनाज और पानी को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए नहरें, तालाब और रेलवे लाइनें बनाने पर जोर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है इंदिरा गांधी नहर, दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक, जिसने थार रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से को हरा भरा कर दिया। ये नहर सिर्फ पानी नहीं लाती, ये उस भयानक सूखे से सीखा गया एक सबक है, एक वादा है कि दोबारा कभी मॉनसून की एक नाकामी को लाखों जिंदगियों की कीमत पर नहीं चुकाया जाएगा। 100 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन छप्पनिया का दर्द आज भी मारवाड़ की हवाओं में जिंदा है। वहां के लोकगीतों में आज भी ये पुकार सुनाई देती है, छप्पनिया काल रे छप्पनिया काल, फिर मताइयो मारी मारवाड़ में। मतलब, ए छप्पनिया काल, दोबारा मेरे मारवाड़ में कभी मत आना। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये एक प्रार्थना है, एक गुहार है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी त्रासदी को देखने वाले लोग नहीं रहते, जब वो सिर्फ किताबों का हिस्सा बन जाती है, तो एक समाज ये कैसे सुनिश्चित करे कि उससे सीखे गए सबक कभी भुलाए न जाएं? छप्पनिया अकाल हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्ने ही अक्सर एक बेहतर और मजबूत भविष्य की बुनियाद बनते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।